नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्प अर्पित किए, जिसके काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी थी। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला और बवानी खेड़ा के विधायक विशंभर सिंह ने भी पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक विशंभर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को महाकाव्य रामायण की प्रति भेंट की। महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। वाल्मीकि का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्विन महीने की पूर्णिमा को हुआ था। हर साल अश्विन महीने की पूर्णिमा के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारी हरियाणवी संस्कृति ही हमारी पहचान है। प्रदेश सरकार अपनी हरियाणवी संस्कृति और पीढ़ियों की परंपराओं को संरक्षित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बीजेपी संस्कृति प्रकोष्ठ की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं में अपना योगदान देने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति प्रकोष्ठ से जुड़े कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति बेहद समृद्ध है। युवा पीढ़ी को पुरानी परंपराओं से अवगत करवाने के लिए लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव न केवल कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, बल्कि प्रदेश स्तर पर इसका आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि पावन सरस्वती नदी के तटों पर स्थित तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं देश भर में डीएपी को लेकर हो रहे हंगामे के बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी का दाम बढ़ गया है। हम किसानों को आधे रेट पर डीएपी उपलब्ध करा रहे हैं। जबरदस्त सब्सिडी भारत सरकार को देनी पड़ रही है। किसान भाइयों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार हरियाणा के किसान भाइयों की जरूरत के हिसाब से डीएपी अलॉट कर देगी। ये सही है कि डीएपी की जो प्राइस है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर बहुत बढ़ गई है। 2400 रुपये से भी ज़्यादा वहाँ हो गई है। हम किसान को आधे रेट में डीएपी उपलब्ध करा रहे हैं और सब्सिडी बड़ी ज़बरदस्त भारत सरकार को देनी पड़ रही है। लेकिन हरियाणा के लिए जो डीएपी की ज़रूरत है इस फसल के लिए लगभग 3 लाख मीट्रिक टन 60 लाख बोरी के आसपास है, उतनी डीएपी हम उपलब्ध कराएंगे। और अक्टूबर के महीने में पिछली बार हमने कोई 20 लाख बोरी जो मार्केट में किसानों के लिए बेची थी, उससे ज़्यादा डीएपी हम इस महीने अक्टूबर के महीने में देंगे। किसान भाइयों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने हरियाणा के किसानों के लिए भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में डीएपी। ये ज़रूर है कि जैसे कल ही 4 रैक डीएपी के रास्ते में थे, ट्रेन से, पोर्ट से, कोई कांडला से, कोई पिपावा से चले हुए थे। अब 24 घंटे तो इसी वजह से लेट हो गई कि इन्होंने सारी हमारी ट्रेन के रास्ते जाम कर दिए। कुछ लोग जो हैं किसानों को भी भड़काते हैं, उधर से ये भी कोशिश करते हैं कि इसकी उपलब्धता में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग। इस बारे में खासकर ऑर्गेनिक का आजकल पूरा चलन है, और क्योंकि केमिकल और ये पेस्टिसाइड डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के हमारी धरती की उर्वरा शक्ति खराब हो गई है और किसान भी समझता है इस बात को। अब जो है सारा ध्यान हमारा ये है कि स्वदेशी हो, ऑर्गेनिक हो। इस दिशा में हमने गो आधारित जो डीएपी बनाने का काम किया है, जिसको टेस्ट भी करा लिया है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो केमिकल डीएपी है उससे ज़्यादा बेहतर है, वो उससे सस्ती भी है। गोबर के खाद से हरियाणा की जो 650 गौशालाएँ हैं, हमें जो डीएपी की 1 करोड़ बैग की सारे साल में ज़रूरत है। इतनी डीएपी जो जिसको हम फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, कार्बनिक डीएपी, वो हम बना देंगे और इससे किसानों को फ़ायदा होगा, धरती की उर्वरा शक्ति होगी और ऑर्गेनिक फसलें तैयार होंगी। और जो केमिकल डीएपी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं
उससे बेहतर ये डीएपी है। आज ही हमने 2 घंटे प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क उत्तर भारत में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पार्क की 4 एकड़ झील में अब सुंदर मछलियां सैर सपाटे के लिए आने वाले लोगों को आकर्षित करेंगी। बुधवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने झील में कई प्रकार की 200 से ज्यादा मछलियों को छोड़ा। ये मछलियां मत्स्य विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बहुत जल्द अब सुभाष पार्क में चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। आज हमने फिशरीज डिपार्टमेंट ने इसमें फिश डाली है। तरह तरह की मच्छियाँ इस पानी में हटकेलियाँ करेंगी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जल्दी ही हम पार्क में एक चिड़ियाघर भी बनाने जा रहे हैं। इसमें तरह तरह की चिड़ियाँ लाकर रखी जाएंगी और उनके बारे में रंग बिरंगी चिड़ियाँ और उनके बारे में भी बताया जाया करेगा। ये क्षेत्र जो सुभाष पार्क है ये आकर्षण का केंद्र सारे उत्तरी भारत में बन। सुभाष पार्क में अब मछलियां आकर्षित करेंगी। आज बताया जा रहा है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 200 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की मछलियों को इस झील में छोड़ा है और जल्द ही अब सुभाष पार्क में एक चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। ऐसा ऐलान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा किया गया है। आज जो मछलियां झील में छोड़ी गई हैं वो मत्स्य विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस सुभाष पार्क को काफी आकर्षित बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। अब सुभाष पार्क में मछलियां आकर्षित करेंगे जो भी यहां पर लोग घूमने आएंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मछलियों को आज झील में छोड़ा गया है। मत्स्य विभाग के द्वारा ये मछलियां उपलब्ध करवाई गई थी। बताया जा रहा है कि अब यहां पर एक जू यानी कि चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान कर दिया है, सुभाष पार्क में जल्द ही चिड़ियाघर बनाया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत विश्व का एक युवा देश है। इसको देखते हुए हमें राज्य के लगभग 75 लाख 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को जागृत करने के लिए काम करना होगा। खेल, कला और संस्कृति इस कड़ी में युवाओं की प्रतिभा निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि समस्याएं आपकी, समाधान हमारा नीति पर हम चल रहे हैं। इसके लिए हमने सीएम विंडो की भी व्यवस्था की है। इसके लिए कोई भी सादे कागज पर समस्या लिख कर दे सकता है, उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए स्टेडियम के लिए मैपिंग की जाएगी और क्षेत्रवार और खेल की पसंद के अनुरूप खेल प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। इसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी उभरते कलाकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और खंड स्तर पर ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों के नाम पर उनकी कला के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल और संस्कृति के क्षेत्र में अधिक से अधिक मौके देने के लिए कैच दम यंग नीति के अनुरूप हमें काम करना होगा। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी गवर्नर सत्यपाल मलिक के उस बयान को सही ठहराया है जिसमें मलिक ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से किसानों की समस्या का हल करने की बात कही है। भुक्कल ने कहा है कि मलिक साहब बगैर किसी लोभ लालच के पहले भी इस प्रकार के किसान हित में बयान देते रहे हैं, इसलिए वह चाहती हैं किसी और की ना सही कम से कम मोदी सरकार अपने गवर्नर की ही बात को मानकर किसानों की समस्याओं का निदान करे। हमें राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, उनका कोई ये पहला बयान नहीं है। बहुत बार लगातार उन्होंने गवर्नर के पद पे रहते हुए हमेशा ही किसानों के हित में अपनी बात कही है और उन्होंने हमेशा ही कही है कि कोई भी जब आंदोलन होते हैं वो केवल आंदोलन की भी नहीं, सरकार को हमेशा उनसे बातचीत के जरिए समाधान करना चाहिए। बातचीत के जरिए जो हमारे किसान बैठे हैं उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। 3 काले कृषि कानून हैं जिनको लेकर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिसकी चर्चा न केवल भारत देश में बाहर भी हो रही है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे देश इस बात को समर्थन भी दे रहे हैं। तो क्या कारण है हमारे देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करके उनको ससम्मान घर भेजने का काम नहीं कर रहे हैं?
क्या कारण है कि एपीएमसी एक्ट के लिए हमने कहा कि अगर आप इस तरह से धक्काशाही करेंगे तो अंबाला में सदर थाना पुलिस की हिरासत से फरार हुए मोबाइल चोरी के आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ लाडी को आखिरकार दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गांव सुल्लर से काबू किया गया है। आरोपी यहां किसी बंद मकान में छिपा हुआ था। पुलिस ने सूचना मिलते ही उसे दबोच लिया। खास बात यह रही कि इस मामले में जिन 2 पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल अजीत पाल और रणजीत की लापरवाही सामने आने पर पुलिस कप्तान की गाज गिरी थी, वे ही दोबारा आरोपित गुरजीत उर्फ लाडी को गिरफ्तार करके लाए हैं। शुरुआती पूछताछ में गुरजीत सिंह उर्फ लाडी ने बताया कि पुलिस की मारपीट और जेल जाने से वह डर गया था, इसलिए उसने खिड़की का शीशा तोड़कर भाग निकलने का सोचा था। यहां से भागने के बाद वह सुल्लर गांव में ही छिप गया। हालांकि गुरजीत पहले भी इस तरह की छोटी छोटी चोरियां कर चुका है, लेकिन मोबाइल चोरी का इस तरह का यह पहला मामला दर्ज हुआ था। गुरजीत थाना सदर अम्बाड़ा के मुकदमा में मोबाइल चोरी में अरेस्ट हुआ था और वहाँ से ये मौका पाकर भाग गया था, जिसको कल गिरफ्तार किया गया। हमारे पास इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमा में कल इसको गिरफ्तार कर लिया था। आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यस सर। ऐसे इस बारे मुझे तो अंबाला से ये एक अहम खबर, एक मोबाइल चोरी के आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पहले भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उस समय यह पुलिस हिरासत से भाग निकला था और इसके बाद आज एक बार फिर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जेल जाने के डर से फरार हुआ था गुरजीत और अब आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उसे हरियाणा में सांझ ढलते ही 2 घंटे की बिजली कटौती झेल रहे ग्रामीणों को अब राहत मिलेगी। महारा गांव जगमग गांव योजना से कन्नी काट रहे गांवों में शाम 6 से रात 8 बजे तक जो बिजली कटौती की जा रही थी उसे अब बंद किया जाएगा। इन गांवों में हालांकि पहले की तरह शाम 4 से 6 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने इस संबंध में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 15 करोड़ यूनिट बिजली की दैनिक मांग है। करीब 5400 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके अलावा करीब 15% गांव ऐसे हैं जिन्होंने महारा गांव जगमग गांव योजना को नहीं अपनाया। संकट के चलते इन गांवों में 2 घंटे की अतिरिक्त कटौती शुरू की गई थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हक की बात।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चीनी पिराई को लेकर बयान दिया। बनवारी लाल ने कहा कि 26 अक्टूबर से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सभी शुगर मिल्स का क्रशिंग शुरू कर रहे हैं। पिछले सीजन की तर्ज पर शुगर मिलों के मेंटेनेंस के लिए एमडीएस को आदेश दिए गए हैं। सभी शुगर मिल्स की मेंटेनेंस रिपोर्ट ले ली है। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसानों की पेमेंट बकाया नहीं है, समय पर किसानों की पेमेंट दी गई है। प्राइवेट मिलों में यमुनानगर शुगर मिल को छोड़कर किसी की भी पेमेंट बकाया नहीं है। सबसे पहले तो हम 26 अक्टूबर को पलवल की जो शुगर मिल है उसका क्रशिंग शुरू कर रहे हैं और उसके बाद सभी शुगर मिल्स का किसी का 9 का है, किसी का 12 का है, तो मैं मतलब 26 अक्टूबर से शुरू होकर और नवंबर के सेकेंड वीक तक सभी शुगर मिल्स में क्रशिंग का हम शुभारम्भ कर देंगे। पिछली बार भी हमने जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हो इसमें हमने पूरी तैयारी करके और सभी क्रशिंग का सीजन शुरू किया था और उसका नतीजा ये रहा कि सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया। सभी एमडीज ने अपने जो भी मिल हैं उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर की और पिछले जो हमारा क्रशिंग सीज़न रहा उसके अंदर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई और मिल प्रॉपर सुचारू रूप से चली और किसानों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई कि उनका गन्ना कहीं रह गया हो या पिराई ना हुआ हो। उसी तर्ज पर अब की बार भी हमने सभी एमडीज को दिशा निर्देश दिए थे और उन्होंने अश्योर किया था कि हम अपनी जितनी भी मिल्स हैं उनके 30 सितंबर तक सभी का मेंटेनेंस पूरा कर लेंगे। हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्ष इसको उठाता रहा है। इस पर राज्य में सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई। ऐसे में अब राज्य में बेरोजगारी पर वार कर हर व्यक्ति को रोजगार देने पर फोकस किया गया है। हरियाणा में 7 साल के दौरान 85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी प्रदेश सरकार का फोकस 2025 तक हर बेरोजगार युवक को रोजगार देने का है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार इस साल के आखिर तक करीब 2 लाख युवाओं को रोजगार देगी। बाकी सालों में सरकारी नौकरियों के साथ साथ बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार दिए जाएंगे। परिवार पहचान पत्रों में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदेश सरकार ऐसे तमाम युवाओं को चिन्हित करने का काम में जुट गई है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। हरियाणा में सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर दशहरे वाली सुबह मारकर बैरिकेड पर लटकाए गए लखबीर सिंह का एक और वीडियो सामने आया है। 43 सेकंड के इस वीडियो में लखबीर सिंह के शरीर पर कोई घाव नजर नहीं आ रहा है और उसकी टांगें बंधी हुई हैं। वीडियो में लखबीर जमीन पर पड़े नजर आ रहा है। पीठ के बल पड़ा लखबीर बोल रहा है कि उसे 30,000 रुपए दिए गए हैं और उसके साथ एक और युवक भी है। उसके बाद वह उक्त युवक का मोबाइल नंबर होने की बात कहता है। इस पर कुछ लोग उससे मोबाइल नंबर पूछते हैं तो लखबीर जमीन पर ही बैठकर मोबाइल नंबर भी बताता है। इस दौरान कुछ लोग यह मोबाइल नंबर नोट करने की बात कहते सुनाई देते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में लखबीर सिंह खुद कबूल कर रहा है कि उसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए भेजा गया और वह अपने साथी का मोबाइल नंबर बता रहा है। यह वीडियो दमनजीत सिंह खालसा की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है। इसके ऊपर लिखा गया है कि जो लोग सिंघू बॉर्डर पर बेअदबी होने के सबूत मांग रहे हैं वह ये ले सबूत। हरियाणा के जिले करनाल में यूपी बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन यूपी में है और वो रहने वाले करनाल जिले के हैं। ऐसे में उन्हें करनाल अनाज मंडी में एंट्री नहीं मिल रही। ऐसा होने से यूपी के साथ संपर्क खत्म हो गया। जाम लगने के कारण दोनों तरफ वाहन की लंबी लाइनें लग गई। किसानों का कहना है कि वे रहने वाले करनाल के हैं और उनकी जमीन यूपी में है। ऐसे में वे अपनी धान को करनाल में नहीं तो कहां पर बेचें। उन्होंने यूपी हरियाणा सरकार से धान बेचने का समाधान निकालने की मांग की है। किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया हुआ है। इसके बाद भी उन्हें अपनी ही जमीन पर उगी अपनी ही धान को बेचने से रोका जा रहा है। किसानों का कहना है कि यूपी और करनाल के प्रशासनिक अधिकारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। रोजाना उन्हें किसी न किसी प्रकार से परेशान किया जाता है। जी जुनेद जी, कहाँ से आए आप? मैं यूपी से बड़ौली से आया हूँ जी। तो कौन सी मंडी फसल लेके जा रहे थे आप? PR 14 है जी। कौन सी मंडी में जा रहे थे? करनाल अनाज मंडी में।
तो यहाँ क्या स्थिति है, जाने दे रहे हैं? जाने नहीं दे रहे जी, परेशानी बन रही है जाने के लिए। तो इससे पहले भी सीजन में लेके आए हैं? हाँ, पहले सीजन में ले गए थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी, पहले चले गए थे लेके। चले गए थे। हाँ। तो अब आप क्यों रोक रहे हैं? पता नहीं अब क्यों रोक रहे हैं। तो चेकिंग वगैरह को पोर्टल वगैरह मांगा जा रहा है? हाँ, पोर्टल मंगाया जा रहा है। पहले जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो चालू नहीं है, अब तक चालू नहीं किया है जी। तो ये सीजन आता तो जा रही है, जीरी तो ख़राब होने लग रही है खेत में भी, और जो काट के रखे हैं जी भी ख़राब हो जाएगी। जिस तरह से यूपी की जो मंडियों में धान में प्रतिबंध लगाया है, आप जैसे फसल पहले भी लेके गए हैं, तो इसका रेट पे कुछ असर पड़ता है? जिसे प्रतिबंध लगाया है ये भाई है ओरिजिन में पुड़कला भाई। यूपी से? हाँ, यूपी से। कौन सी फसल लेके आए हो? या ये लेगा, मोटा भी ले, शरबती भी ले। तैयार है? हाँ। तो जाने दे रहे हैं आगे? मैं पता नहीं साहब, जान ही नहीं दे रहे, तो सुबह तक खड़े हम तो। हाँ। क्या बस कर रहे हैं? सुबह तक बोला कि को पंजीकरण कहा था खाओ, को कुछ कहा था खाओ। हाँ। वो पंजीकरण भी वो ले रहे हम। अच्छा। अगर मोटी की रोक है, बरीक नहीं रोकनी, इवजा पहले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में युवा ही नहीं, अब युवतियां भी स्मैक के नशे की गर्त में जा रही हैं। नशा मुक्ति अभियान की बैठक में ये मुद्दा उठा और इस पर गंभीरता से चर्चा हुई कि कैसे इन युवतियों को नशे की लत से निकालकर पुनरुत्थान किया जाए। नशा मुक्ति अभियान सही दिशा में सकारात्मक रहा है। इसको लेकर एसपी कमलदीप गोयल ने समाज सेवी संगठनों के साथ एक बार फिर बैठक की। बैठक में समाज सेवी संगठन और नए लोगों को लेकर आए। यह लोग नशे के आदी हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। एसपी कमलदीप गोयल ने इन सभी लोगों को सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उनकी जांच की और नशा छोड़ने के लिए इलाज शुरू किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि नशा मुक्ति मुहिम के सकारात्मक प्रयास नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी यह प्रयास चलते रहने चाहिए। लोगों को इस मुहिम में शामिल करना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे नशा बिक ही ना सके। बहुत ही सकारात्मक परिणाम अभी तक देखने को मिले हैं। पिछला जो शुक्रवार था, लास्ट फ्राइडे, उसमें 23 लोगों की ओपीडी की गई थी। आज उनमें से आज जो सेकंड डे है हमारा ओपीडी का, और उनमें से 5 पेशेंट्स को आज हमने बुलाया भी था ताकि इंटरेक्शन करें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उनसे बात की तो सुन के अच्छा लगा कि वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और एनजीओ के जो हमारे साथी जिन्होंने जो उनको यहाँ तक लेके आए थे वो भी लगातार उनके संपर्क में। आज 14 नए अंबाला में अब प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना कराने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब नगर परिषद टैक्स जमा ना कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में आ चुका है। इसी कड़ी में आज नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार की अगुवाई में नगर परिषद की टीम अंबाला कैंट कुलदीप नगर में चल रही फैक्ट्री में पहुंची और उसको सील कर दिया। नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई टैक्स जमा नहीं करवाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज कुलदीप नगर में चल रही फैक्ट्री को सील किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वो अपना टैक्स जमा करवाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के रिगार्डिंग जो नगर परिषद द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया उनको पहले नोटिस दिए जा चुके हैं, फिर भी लोगों द्वारा जो जमा न करवाए जाने के कारण नगर परिषद द्वारा सीलिंग की कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। और लोगों से अनुरोध कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स अपना आकर नगर परिषद कार्यालय में जमा करवा दें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी ये ननेड़ा में और आपका कुलदीप। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।